हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है हम लोग की जो क्लास होने वाली है वो डेटा सफिशिएंसी की आज ये दूसरी क्लास है, ठीक है ना। पहली क्लास में हम लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अगर अभी तक आपने उस क्लास को नहीं देखा, नहीं पढ़ा तो जरूर एक बार पढ़ लीजिए। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द न्यूमेरिकल कोड फॉर वाटर इन अ सर्टेन कोड। एक निश्चित कोड में वाटर के लिए संख्यात्मक कोड क्या है। पहला स्टेटमेंट आपका दिया है द कोड फॉर गिव मी वाटर इज 719. Second दिया the code for you can bring water for me is written as 574186. पहला स्टेटमेंट है गिव मी वाटर के लिए कोड आपका 719 है, यू कैन ब्रिंग वाटर फॉर मी के लिए कोड 574186 के रूप में लिखा गया है। तो आपको बताना है कि इन ABCD में कौन सा आपका सही आंसर होगा। ए कब देना है, सेकेंड alone is sufficient while first alone is not sufficient. सेकेंड अकेले पर्याप्त जबकि फर्स्ट अकेले पर्याप्त नहीं है। बी कब देना है, फर्स्ट alone is sufficient while second alone is not sufficient. फर्स्ट अकेले पर्याप्त जबकि सेकेंड अकेले पर्याप्त नहीं है। सी कब देना है, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड इज sufficient. ना तो फर्स्ट ना ही सेकेंड पर्याप्त है। डी कब देना है, आइदर फर्स्ट और सेकंड इज सफिशिएंट, या तो पहला या दूसरा पर्याप्त है। और डी ई कब देना है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर सफिशिएंट, फर्स्ट और सेकंड दोनों पर्याप्त हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, आपको जो लोगों ने पहली क्लास पढ़ी उनको पता है मैं इस क्वेश्चनों को किस प्रकार से करना है, लेकिन जो लोग नए जुड़े हैं, जो लोग पहली बार इस क्लास को पढ़ रहे हैं, उनको जरा मैं बता दूं कि इन क्वेश्चनों को आपको किस तरह से करना है। तो सबसे पहली बात थी कि डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन को करने के लिए हमको पूरी रीजनिंग आना चाहिए, रीजनिंग का हर टॉपिक हमें आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आपको किसी भी टॉपिक से पूछा जाता है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर हम देखें तो ये क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग से पूछा गया है। अब आपको क्या है कि यहाँ पर वाटर का कोड निकालना है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि क्या केवल फर्स्ट से जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, क्या उसके द्वारा वाटर का कोड आ जाएगा क्या केवल जो सेकंड आपका स्टेटमेंट है क्या वो आपका अकेले आंसर देने के लिए पर्याप्त है, क्या दोनों जो है मिलकर के आंसर देने के लिए पर्याप्त हैं। ये सारी चीजें आपको वहां पे देखना है और इस आधार पे आपको आंसर देना है। जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मुझे निकालना है वाटर का कोड। अब अगर मैं केवल फर्स्ट को अकेले लेता हूं तो क्या मैं वाटर कोड निकाल पाऊंगा, क्योंकि फर्स्ट में तो केवल दिया है कि गिव मी वाटर, इसके लिए कोड है आपका 719। तो आपको पता है कि कोडिंग डिकोडिंग में जब इस प्रकार के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो वहां पर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपका कोड निर्धारित नहीं होता। इसका मतलब यह हुआ कि गिव के लिए 7, मी के लिए 1, वाटर के लिए 9, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। यहां पर या तो आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हों, ठीक है ना। अगर भाई क्वेश्चन में कोई एक स्टेटमेंट दिया है तो जिसका हम इससे कंपैरिजन कर लेते। तो अब एक ही पॉसिबिलिटी है कि दोनों को मिला के आंसर निकल आए। तो यहां पर अगर देखें तो फर्स्ट और सेकंड दोनों में आप देखिए क्या कॉमन है। तो आपने कहा कि इसमें मुझे दिया गया है 719, 7, 1 और 9। इसके लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो क्या है, गिव मी वाटर, गिव मी वाटर, गिव मी वाटर, ठीक है ना। ये फर्स्ट में दिया गया है। सेकंड में दिया गया आपका 5741, 5741,586। इसका जो कोड है वो क्या है, यू कैन ब्रिंग वाटर फॉर मी, यू कैन ब्रिंग वाटर फॉर मी, वाटर फॉर मी, वाटर फॉर मी, यू कैन ब्रिंग वाटर फॉर मी। अब जरा देखिए इसको जरा समझते हैं। तो अगर आप देखें दोनों में क्या वाटर कॉमन है, दोनों में वाटर भी कॉमन है, ठीक है ना, फर्स्ट और सेकंड में। और दोनों में आपका मी भी कॉमन है। देखो दोनों में आपका मी आया है, तो वाटर और मी दोनों आपस में कॉमन है, ठीक है ना। वाटर और मी दोनों जो है यहाँ पर दोनों में कॉमन है।
तो अब इसका तरीका तो ये कि या तो वो सिंगल बची है तो सिंगल में कॉमन हो दोनों में, अगर मी नहीं केवल वाटर दोनों में कॉमन होता तब तो आपका कोड निकल आता। अब यहां पर देखिए दो आपके नंबर भी दोनों में कॉमन है, कौन कौन से, 7 1 यहां भी है, 7 1 यहां भी है, ठीक है ना। तो अब आप क्लियर नहीं बता पाएंगे कि वाटर का कोड 7 होगा कि 1 होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ग्यू सिंगल बचा तो ग्यू का कोड क्लियर होगा कि 9 ही होगा, ग्यू का कोड ये क्लियर है कि ग्यू का कोड कितना होगा, 9 ही होगा, ठीक है। तो अब वहां पर अगर वाटर सिंगल कॉमन हो जाता तो बात बन जाती। तो यहां पे आंसर क्या आएगा कि दोनों मिलकर के भी आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, ना तो पहला ना ही दूसरा पर्याप्त है। तो समझ में आ रहा है किस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है डेटा सफिशिएंसी में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है आपको ये बताना, जैसे यहां पे देखिए अगर दोनों को मिलकर के वाटर का कोड निकल आता तो आंसर हमारा तो आंसर क्या होता है आपका ई हो जाता। दोनों को मिलकर के भी, चूंकि वाटर और मी दोनों में कॉमन है इसलिए दोनों को मिलाकर के भी आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं। इन ए सर्टेन कोड 13 मीन्स स्टॉप स्मोकिंग एंड 59 means injurious habit. What do 9 and 5 mean respectively in that code? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बस दिमाग से करिएगा। पहला स्टेटमेंट है 157 मीन्स स्टॉप बैड हैबिट, सेकेंड आपका 839 मीन्स स्मोकिंग इज इंजूरियस, ठीक है ना। एक निश्चित कोड में 13 का अर्थ है स्टॉप स्मोकिंग और 59 का अर्थ है इंजूरियस हैबिट। उस कोड में क्रमशः 9 और 5 का क्या अर्थ है, 157 का अर्थ है स्टॉप बैड हैबिट और सेकंड स्टेटमेंट है 839 का अर्थ है स्मोकिंग इंजूरियस। आपको बताना है कि बताइए इसमें 5 और 9 का अर्थ क्या है। तो आपने कहा बहुत सिंपल बात है, पहले ही दिया है, देखिए 59 का मीन्स क्या है, 59 का मीन्स क्या है, इंजूरियस हैबिट दिया है कि नहीं, क्या है, आपने कहा 59 का अर्थ है इंजूरियस हैबिट, ठीक है, ये तो आपका दिया है। तो अब देखो अगर ये जो है क्रम के आधार पे अगर हम यहाँ पे कोड निर्धारित करते तो यहाँ पे आपको क्लियर होता कि 5 का कोड इंजूरियस होगा, 9 का हैबिट होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। कभी भी रैंक अर्थात क्रम के आधार पे यहाँ पर कोड निर्धारित नहीं करते। अब यहाँ पर हम जो हमें बताना है कि 9 और 5 के लिए क्या आपका जो है कोड होगा। तो सबसे पहले हम केवल फर्स्ट लेते हैं, सबसे पहले हम केवल फर्स्ट, अच्छा 13 का मीन्स क्या है, स्टॉप स्मोकिंग। तो 13 और 59 में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है ना। तो हमको अभी 13 की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट आते हैं फर्स्ट पे, केवल और केवल फर्स्ट को लेते हैं। अगर हम केवल फर्स्ट को लेते हैं यहाँ पे और केवल 59 वाला ये स्टेटमेंट लेते हैं तो फर्स्ट में क्या दिया है 157, फर्स्ट में दिया है 157 मीन्स क्या हो जाएगा, 157 मीन्स हो जाएगा स्टॉप बैड हैबिट, स्टॉप बैड हैबिट दिया गया है। अब देखें जरा एक चीज सोचें, अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करता हूं, 59 13 को भूल जाइए, 13 का यहाँ पे अभी कोई मतलब नहीं, क्योंकि 13 से हमारा यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। न तो 59 में 13 आया है, 13 आपका यहाँ फर्स्ट और सेकंड में आया, लेकिन वो तब लेंगे अगर उसकी हमें जरूरत पड़ेगी तब। जैसे अगर आप इसको और इसका कंपैरिजन फर्स्ट से करते हैं तो यहाँ पे आपका हैबिट ही तो कॉमन है, यहाँ पे आपका हैबिट ही तो कॉमन है। तो हैबिट यहाँ पे कौन से दोनों में कोड कॉमन है, 5, तो हैबिट के लिए क्या निकल के आया आपका 5। अब अगर मैं केवल सेकंड लेता हूं, अगर मैं केवल सेकंड लेता हूं तो सेकंड को अगर मैं लूंगा तो यहां पे क्या निकल के आएगा जरा देखिए। तो सेकंड को लेने पे उसमें क्या है, स्मोकिंग इज इंजूरियस, 839 का जो अर्थ है वो क्या है, स्मोकिंग इन इंजूरियस, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि इन दोनों में कौन सा कॉमन है,
तो आपने कहा कि अगर इसका कंपैरिजन आप सेकंड से करते हैं तो दोनों में आपका इंजूरियस कॉमन है, और दोनों में कौन सा कोड कॉमन है? दोनों में 9 कॉमन है। दोनों में 9 कॉमन है तो इंजूरियस किसके लिए हो गया? 9 के लिए हो गया। तो दोनों का अब देखो, फर्स्ट से किसका निकला? 5 से, सेकंड से किसका निकला? आपका 9 का। तो दोनों को मिला के आपका आंसर निकला है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलकर आंसर या इसका जो है निकालेंगे तो यहां पे आंसर कौन सा आ जाएगा? दोनों मिलकर पर्याप्त है आंसर देने में, तो आंसर ई आपका सही आंसर होगा। दोनों मिलकर पर्याप्त है तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ई हो जाएगा। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर सफिशिएंट, ठीक है ना, दोनों आपके जो है मिलकर पर्याप्त हैं इस क्वेश्चन का आंसर देने में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 297 मीन्स टाई क्लिप बटन, विच नंबर मीन्स बटन इन दैट लैंग्वेज? इन दैट लैंग्वेज 926 मीन्स क्लिप योर टाई। सेकेंड है इन दैट लैंग्वेज 175 मीन्स होल एंड बटन। एक निश्चित कोड भाषा में 297 का अर्थ है टाई क्लिप बटन। 297 देखो आपको ऑलरेडी यहां पे दिया गया है कि 297 ये आपके क्वेश्चन में दिया गया है, और इसका मीनिंग क्या है? टाई क्लिप बटन, टाई क्लिप बटन। अब हमें बटन का कोड चाहिए, टाई क्लिप बटन। तो पहले स्टेटमेंट में उस भाषा में 926 का अर्थ है क्लिप योर टाई। तो अगर अब केवल आप पहला स्टेटमेंट लेते हैं तो उसमें देखो दिया है 926 का मीनिंग क्या है? तो आपने कहा क्लिप योर टाई, क्लिप योर टाई है आपका पहला जो यहां पे आपको दिया गया है। तो अगर हम इन दोनों को कंपैरिजन करते हैं तो टाई क्लिप दोनों में कॉमन है, टाई क्लिप दोनों में कॉमन है। तो यहां पर देखिए क्या बचा। अब देखो जब टाई क्लिप दोनों में कॉमन है तो यहां पे क्या कॉमन है दोनों में? तो आपने कहा 9292 दोनों में कॉमन है, तो आपके बटन का कोड निकल आया 7। बटन का कोड क्या निकल के आया? 7। केवल पहले से, केवल फर्स्ट से बटन का कोड निकल के आ गया 7। क्योंकि ये तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है ये स्टेटमेंट, केवल पहला स्टेटमेंट लिया तो बटन का कोड आपका निकल आया। अब जरा केवल सेकंड ले लीजिए, जरा केवल सेकंड ले लीजिए। तो यहां पे क्या है? 175 एंड 5 को अगर हम लेते हैं इसका क्या यहां पे मीनिंग है? क्लिप होल एंड बटन, होल एंड बटन, होल एंड बटन, होल एंड बटन। अब देखिए अगर मैं यहां पर इसका इससे करता हूं तुलना, अगर मैं सेकंड से इसकी तुलना करता हूं तो दोनों में बटन कॉमन है, दोनों में बटन को देखो यहां भी बटन कॉमन है, यहां भी बटन कॉमन है। बटन के अलावा कुछ और कॉमन है क्या? आपने कहा नहीं, केवल बटन कॉमन है। दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है? 7। दोनों में 7 कॉमन है। तो आपका केवल अगर मैं सेकंड लेता तो भी मुझे बटन का कोड मिल जाता, ठीक है ना, तो भी मुझे बटन का कोड मिल जाता। तो दोनों अलग अलग अकेले आंसर देने में सक्षम है। पहला भी अकेले आंसर पहले से भी निकल आएगा, सेकंड से भी अगर केवल आप सेकंड को लेते हैं तो भी आपका आंसर निकल आएगा। तो यहां पे क्या आंसर हो जाएगा? आइदर और हो जाएगा, आइदर आर, या तो पहला या तो दूसरा, आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला या तो दूसरा पर्याप्त है उत्तर देने के लिए। आप या तो पहले को ले लीजिए तो दूसरे को ले लीजिए। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि पूरी रीजनिंग आपको आना चाहिए, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भाई अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? अब देखिए ये क्वेश्चन आपका किससे है? ये क्वेश्चन आपका जो है ब्लड रिलेशन से है, ठीक है ना। अब ब्लड रिलेशन की अगर हम बात करते हैं तो ब्लड रिलेशन मतलब रक्त संबंध। अब रक्त संबंध के बारे में आपको सब कुछ पता है, ठीक है ना। आपका जो है किससे क्या रिलेशन है? भाई आपके पिता कौन है, आपकी माता कौन है, आपकी बुआ कौन है, ये सारे रिलेशन आप जानते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर अगर हम हिंदी इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में क्या होता है, जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं चचेरा भाई, चचेरी बहन, तो इंग्लिश में एक ही वर्ड यूज होता है कजिन, ठीक है ना। वहां चचेरा नहीं, वहां केवल कजिन। हिंदी की अगर बात करो तो चचेरा भाई, फुफेरा भाई, मौसेरा भाई,
लेकिन वहां पर क्या यूज होता है, कजिन, ठीक है ना, चाहे वो आपका चचेरा भाई हो, चचेरी बहन हो, वहां पे केवल कजिन वर्ड का यूज किया जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब यहां पर देखिए ब्लड रिलेशन, जब भी बात आती है ब्लड रिलेशन की, तो ब्लड रिलेशन में शुरुआत होती है सबसे पहले आप की जो है कि आपका जेंडर क्लियर होना चाहिए। अब जेंडर की जब बात आती है तो दो जेंडर, एक प्लस के लिए, प्लस किसके लिए प्रयोग करेंगे हम लोग, मेल के लिए, ओके, और दूसरा फीमेल के लिए क्या प्रयोग करेंगे हम लोग, माइनस, ठीक है, क्लियर है। तो मेल फीमेल भाई इन्हीं दोनों के बीच रिलेशन होता है, ठीक है, तो एक मेल है एक फीमेल। तो सबसे पहले भाई आपका ब्लड रिलेशन में जेंडर क्लियर होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। चलिए अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी ए से किस प्रकार संबंधित है आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या दिया है, बी इज द ब्रदर ऑफ ए, बी ए का भाई है। दूसरा है बी इज डी सन, बी डी का पुत्र है। अब जरा देखें पहले वाले से अगर हम यहां पे डायग्राम को बनाते हैं तो बी ए का भाई है, बी किसका भाई है, ए का भाई है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया जिसके बारे में, उसका जेंडर क्लियर होना जरूरी है, ठीक है ना। जिससे रिलेशन पूछा गया हो उसका जेंडर क्लियर है कि नहीं, ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लेकिन जिससे रिलेशन पूछा, जैसे यहां पे क्या पूछा गया, डी ए से किस प्रकार संबंधित है, तो डी का जेंडर क्लियर होना चाहिए। तो यहां पे देखिए पहला क्या दिया, बी ए का भाई है। तो आपने कहा ठीक है, अब एक बी का भाई है कि बहन मुझे पता नहीं है। अब जरा देखो क्या इससे आपका ये क्लियर हुआ क्या कि डी ए से कैसे संबंधित है, नहीं ना। अब अगर मैं सेकंड को भी ले लेता हूं, अगर मैं सेकंड को भी ले तो सेकंड क्या, बी डी का पुत्र है, बी जो है वह डी का पुत्र है, बी डी का पुत्र है। अब बताओ अगर बी डी का पुत्र है, अब डी जो है वह बी की मदर भी हो सकती है, मदर भी हो सकती है, या जो है फादर भी हो सकती है, फादर भी हो सकते हैं, बिल्कुल मदर या फादर में से कोई भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि डी के बारे में हमें क्लियर नहीं है। बताओ क्या डी के बारे में क्लियर जानकारी कुछ दी गई है, आपने कहा नहीं, ठीक है ना। डी जो है बी के पिता भी हो सकते हैं और डी की बी की माता भी हो सकती हैं। अब अगर मुझे क्लियर होता कि भाई डी बी की माँ है तो मैं बता देता कि हाँ भाई वो ए की भी माँ होंगी। क्यों, क्योंकि ए और बी तो ये दोनों आपस में भाई बहन है, ये फर्स्ट कह रहा है। सेकंड से पता चला कि बी डी का पुत्र, लेकिन डी का जेंडर क्लियर नहीं है ना, तो डी जो है वह माँ है कि पिता क्लियर नहीं, इसलिए दोनों के दोनों आंसर देने के लिए मिल करके भी पर्याप्त नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, ना तो पहला ना तो दूसरा जो है उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए, हाउ इज टी रिलेटेड टू के, टी के से किस प्रकार संबंधित है। पहला स्टेटमेंट है आपका के हैज टू सन्स, वन ऑफ द सन इज ए। दूसरा है द मदर ऑफ टी हैज ओनली टू सन्स ए एंड बी, के दो बेटे हैं, पुत्रों में से एक ए है। दूसरा है कि टी की मां के केवल दो पुत्र हैं, ए और बी, ठीक है ना, तीसरा कोई पुत्र नहीं है। तो सबसे पहले देखो अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है टी का के से रिलेशन। तो पहले में के है, दूसरे में टी है। तो अब इतना तो क्लियर हो गया कि भाई देखो अगर टी का के से रिलेशन बताना है तो दोनों को मिला करके ही आंसर आ पाएगा, दोनों को मिला के ही आंसर आ पाएगा। क्योंकि पहले में देखो के दिया, दूसरे में टी दिया है। तो अगर हम दोनों को मिला के यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं तो पहले में क्या दिया, के दो बेटे हैं, के जो है दो बेटे हैं, उनमें से एक ए है, तो ए भी प्लस होगा, दूसरा भी प्लस होगा, क्योंकि दो बेटे ही बेटे हैं। फिर आगे कह रहा है टी की मां, ठीक है। अब के उनके पिता हैं कि के उनकी की जो है पुत्री है, ये क्लियर, सॉरी के उनके पिता है कि के उनकी मां है, ये क्लियर नहीं है, किसकी, ए की, और दूसरा जो उनके पुत्र है। अगला क्या कह रहा है, टी की मां के केवल दो पुत्र हैं, ए और बी। देखो टी की मां के, अब ए और बी, तो ए तो के का भी पुत्र है, तो दूसरा पुत्र कौन हो गया, बी हो गया। टी जो है टी की मां के दो ही पुत्र हैं, तो टी की मां, यहां पे हम टी को बनाते हैं
टी की माँ के 2 ही पुत्र हैं, ठीक है ना, एक ए है, दूसरा कौन है आपका बी। अब एक चीज बताइए कि के का जेंडर हमें डिफाइन नहीं है, लेकिन हमें के जेंडर से मतलब नहीं है। हमें ये क्लियर हो गया कि ये तीनों आपस में भाई बहन हैं, ठीक है ना। अब देखो टी की माँ अगर वह के भी हुई तो भी वह टी जो है के की डॉटर लगेगी। अब यहाँ अगर पिता हुए तो भी वह जो है टी उनकी डॉटर लगेगी। तो यहां पर देखो अब ए और बी केवल 2 ही पुत्र हैं, ए और बी, तो फिर टी क्या हो जाएगी, पुत्री। टी क्या हो जाएगी, पुत्री। टी जो है वह ए और बी की क्या हो जाएगी, सिस्टर हो जाएगी। तो टी जो है वह के की क्या हो जाएगी, डॉटर। टी जो है वह के की क्या हो जाएगी, आपने कहा डॉटर हो जाएगी, ठीक है ना, अर्थात पुत्री हो जाएगी। चाहे जो के है वो पिता हो और चाहे के उनकी माँ हो, इससे फर्क यहां पर नहीं पड़ने वाला। चूंकि हमसे के बारे में नहीं पूछा गया, हमसे टी के बारे में पूछा गया है, तो ये कंफर्म है कि टी जो है वह के की डॉटर होगी, पुत्री होगी। तो यहां पर देखिए दोनों मिलकर के आंसर देने के लिए पर्याप्त हैं, दोनों मिलकर आंसर देने के लिए पर्याप्त हैं। तो आंसर ई आपका सही आंसर होगा। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर सफिशिएंट, फर्स्ट और सेकंड दोनों पर्याप्त हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं। हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई, एक्स वाई से किस प्रकार संबंधित है। पहला स्टेटमेंट है वाई एंड जेड आर चिल्ड्रन ऑफ डी हु इज वाइफ ऑफ एक्स। वाई और जेड डी के बच्चे हैं जो एक्स की पत्नी है। दूसरा स्टेटमेंट है आपका आर सिस्टर्स एक्स इज मैरिड टू वाइस फादर। आर की बहन एक्स का विवाह वाई के पिता से हुआ है। तो आपको बताना है कि यहां पर एक्स वाई से किस प्रकार संबंधित है। तो क्या केवल पहले वाले स्टेटमेंट में एक्स वाई है, बिल्कुल पहले वाले में एक्स वाई है। केवल दूसरे में भी एक्स वाई है। तो सबसे पहले हम पहले वाले से जो है एक्स वाई का रिलेशन निकालते हैं। फर्स्ट को हमने लिया, जरा एक्स वाई का रिलेशन निकालिए, क्या आ रहा है। वाई एंड जेड आर चिल्ड्रन ऑफ डी, वाई एंड जेड आर चिल्ड्रन ऑफ डी। तो डी के 2 बच्चे हैं, एक एक्स है और एक क्या है आपका वाई है, ठीक है ना, नहीं एक जेड है, एक जेड है, एक आपका वाई है और एक क्या है आपका जेड है, ठीक है ना, वाई और जेड, ठीक है, एक आपका वाई है एक आपका जेड है, वाई एंड जेड, ठीक है। हु इज वाइफ ऑफ एक्स, जो एक्स की पत्नी है, कौन। अब देखो यहां पे एक चीज जरा मेरी बात ध्यान समझिएगा। ब्लड रिलेशन में पति पत्नी का ही रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है कि जिसमें यदि किसी एक का जेंडर आपको डिफाइन है तो दूसरे का जेंडर आप अपने आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहां पर दिया है कि डी हु इज वाइफ ऑफ एक्स, डी जो एक्स की पत्नी है, ठीक है ना। तो डी जो है जो एक्स की पत्नी है, तो यक्स जो है वो डी का क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा, ठीक है। तो पति पत्नी का एक रिलेशन ऐसा रिलेशन होता है ब्लड रिलेशन में जिसमें यदि किसी एक का जेंडर डिफाइन है तो दूसरे का जेंडर आप अपने आप डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है। तो डी जो है पत्नी है तो यक्स उसका पति हो जाएगा। तो यक्स वाई से किस प्रकार संबंधित है, तो यक्स जो है वाई के पिता हो जाएंगे, यक्स जो है वाई के क्या हो जाएंगे, फादर हो जाएंगे। क्लियर है, यक्स वाई के पिता हो जाएंगे, फादर हो जाएंगे। तो पहले से तो निकल के आएगा आपका पिता, पहले से तो निकल आया। अब जरा हम सेकंड की बात करते हैं, जरा हम सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है, आर की बहन यक्स, ठीक है ना, आर की बहन यक्स का विवाह, ठीक है ना, वाई के पिता से हुआ है। इनका विवाह किससे हुआ है, वाई के पिता से। इनका विवाह जिससे हुआ है वो वाई के पिता हैं। तो इस कंडीशन में क्या निकल के, अब देखो एक्स का विवाह वाई के पिता से हुआ है, तो जब ये पिता है तो ये क्या हो जाएंगी, माँ हो जाएंगी। क्योंकि एक्स का विवाह किससे हुआ है, वाई के पिता से, तो दोनों पति पत्नी हैं। तो इस कंडीशन में जो यक्स है वो वाई की माँ निकल के आएगी, मदर निकल के आएगी। तो दोनों से आंसर निकल के आ रहा है, एक स्टेटमेंट से फादर और एक स्टेटमेंट से आपका मदर। तो दोनों ही स्टेटमेंट अलग अलग आंसर देने के लिए पर्याप्त हैं। आप केवल फर्स्ट को लेके भी आंसर निकाल सकते हैं, आप केवल सेकंड को लेके भी आंसर निकाल सकते हैं। तो यहां पे क्या आएगा, आइदर आर,
क्या आएगा, या तो पहला ले लीजिए या तो दूसरा ले लीजिए, दोनों ही अलग अलग आंसर देने में सक्षम हैं, ठीक है ना। तो आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आइदर फर्स्ट और सेकंड इज सफिशिएंट। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, हाउ मेनी सन्स डज डी हैव। ठीक है, डी के कितने पुत्र हैं आपको ये बताना है। ए's फादर हैज 3 चिल्ड्रन। सेकंड कह रहा है बी इज ए's ब्रदर एंड सन ऑफ डी। ए के पिता के 3 बच्चे हैं, बी ए का भाई और डी का पुत्र है। चलिए भाई जरा निकालते हैं कि डी के कितने पुत्र हैं। पहले में डी के कितने पुत्र हैं, पहले में क्या ए, अगर हम पहले स्टेटमेंट के हिसाब से बनाते हैं तो पहले स्टेटमेंट देख, ए के पिता के 3 बच्चे हैं, ए के पिता, ये ए के पिता हो गए, उनके 3 आपके जो है चाइल्ड है, चिल्ड्रन है। अच्छा, बच्चों में आपके दोनों आते हैं, पुत्र भी आता है और पुत्री भी आती है। तो इन तीनों के में से किसी का भी हमें जेंडर डिफाइन नहीं है, ए का भी जेंडर डिफाइन नहीं है फर्स्ट स्टेटमेंट के द्वारा। अब जरा सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है, अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड में कह रहा है कि बी ए का भाई है और डी का पुत्र है। बी ए का भाई है और डी का पुत्र है। अब देखिए, अगर इन दोनों को हम मिला भी देते हैं, अगर इन दोनों को हम मिला भी देते हैं तो हमको बी का जेंडर तो डिफाइन हो गया, हमको ना तो ए का जेंडर डिफाइन है और ना तो तीसरा जो पर्सन होगा, जो तीसरा है, ठीक है ना, उसका भी जेंडर डिफाइन नहीं है, क्योंकि डी के कितने पुत्र हैं। ठीक है, अगर हम इन दोनों को मिलाते हैं तो भाई ए के पिता के 3 पुत्र, तो पहला ए के पिता के 3 बच्चे हैं, तो पहला बी हो गया, दूसरा ए हो गया, तीसरा बी होगा। ठीक है ना। अब आप बताओ, केवल इसमें बी का जेंडर डिफाइन है, इन दोनों का जेंडर हमें डिफाइन ही नहीं है, तो फिर हम कैसे कह देंगे डी के कितने पुत्र हैं। ठीक है, इसलिए जो है यहां पर दोनों को मिला के भी आंसर नहीं आएगा। तो आंसर हो जाएगा नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, ना तो पहला ना दूसरा जो है उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। दोनों से मिला करके भी आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, हाउ इज टी रिलेटेड टू के। टी के से किस प्रकार संबंधित है। आर सिस्टर जे हैज मैरिड टीज ब्रदर एल हु इज ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स। आर की बहन जे ने टी के भाई एल से शादी की है, जो अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है। सेकंड है के इज द ओनली डॉटर ऑफ एल एंड जे। के एल और जे की इकलौती पुत्री है। तो हमें टी का के से रिलेशन बताना है। टी का किससे बताना है, के से। तो अगर आप देखें तो पहले वाले स्टेटमेंट में टी है और दूसरे वाले स्टेटमेंट में के है। तो अब टी और के दो, पहले में के आपका टी, दूसरे में के आया, तो अब दोनों को मिला के ही आंसर निकल सकता है। जरा दोनों को मिला के जरा डायग्राम बनाते हैं। तो क्या कह रहा है, आर की बहन जे, आर की जो बहन जे है, आर की बहन जे, बहन मतलब हो गया फीमेल, फीमेल मतलब हो गया आपका माइनस। आर की बहन जे ने टी के भाई एल से, टी के भाई एल से, ठीक है ना, एल से शादी की है, तो एल हो गया प्लस। हस्बैंड वाइफ के लिए अर्थात पति पत्नी के लिए, पति पत्नी के संबंध को दर्शाने के लिए ब्लड रिलेशन में हम लोग इस सिंबल का प्रयोग करते हैं, डबल लाइन का। ठीक है ना। तो जे एल की पत्नी है, ठीक है। तो टी के भाई एल से शादी की, जो अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है, हु इज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स। कौन, एल। एल अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है, ठीक है ना, ओनली वन सन। ठीक है। तो एल जो है, क्योंकि यहां पे याद रखिएगा जो ये हु वर्ड आता है ना, जो ये हु वर्ड आता है, ये हमेशा अपने नजदीक वाले को डिफाइन करता है। ठीक है ना। तो यहां पे जो है एल अपने माता पिता की इकलौती संतान है, तो एल अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है। एल अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है, तो टी क्या हो जाएगी फिर, टी हो जाएगी एल की बहन। जब भाई एल एक ही पुत्र है अपने माता पिता का, और जो एल है वह टी का भाई है, तो टी उसकी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई। सेकंड, अब देखो यहां पे अभी कहीं के नहीं आया। सेकंड में क्या है, के एल और जे की इकलौती पुत्री है। के जो है वो एल और जे की, के जो है वो यल और जे की इकलौती पुत्री है। ठीक है। अब एक चीज देखिए,
एल और जे। अब एल किसका भाई है? टी का। ठीक है, तो टी क्या लग जाएगी? बुआ लगेगी, अर्थात आंटी लगेगी। क्या लग जाएगी? आंट लग जाएगी किसकी? के की। ठीक है ना, टी बुआ होगी के की। तो निकल आया टी का कैसे रिश्ता, तो दोनों को मिला के निकला, दोनों को मिलाकर निकला, तो आंसर आ जाएगा ई। दोनों मिल करके आंसर देने के लिए पर्याप्त है, फर्स्ट और सेकंड दोनों पर्याप्त है। ठीक है ना, तो दोनों को मिला के आंसर आएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। हाउ इज दिव्या रिलेटेड टू सालू? दिव्या सालू से किस प्रकार संबंधित है? पहला कह रहा है, पहला स्टेटमेंट, दिव्याज मदर इज सिस्टर ऑफ सालूज फादर। ठीक है, दिव्या की मां सालू के पिता की बहन है। दूसरा कह रहा है, सालू इज द डॉटर ऑफ दिव्याज ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड। सालू दिव्या के दादाजी की इकलौती संतान की बेटी है। अब देखो यहां पे वर्ड लगा इकलौती संतान। ठीक है ना, इकलौती संतान की बेटी है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर जैसे मैंने कहा था ना शुरुआत में आपसे, ठीक है, जब पहली क्लास हम लोगों ने पढ़ी थी उसमें हम लोगों ने, मैंने आपको बताया था कि अगर कभी जैसे मैं आपसे कहूं, आप मुझसे पूछे सर आप कितने बहन भाई हैं, तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं अपने पिता का ओनली वन चाइल्ड हूं, ठीक है ना, एकमात्र संतान हूं, तो अर्थात इसका मतलब यह होगा कि मेरे कोई दूसरा भाई या बहन नहीं है। अगर मैं कहता हूं कि मैं अपने पिता का ओनली वन सन हूं, तो दूसरा पुत्र नहीं होगा, पुत्रियां हो सकती हैं। या कह दो ओनली वन डॉटर हूं, तो दूसरी पुत्री नहीं हो, दूसरा पुत्र हो सकता है। इन सारे वर्डों को बहुत ध्यान से समझिएगा ब्लड रिलेशन में। ठीक है, अब जरा देखिए, इसको जरा सॉल्व करिए। दिव्या सालू से किस प्रकार संबंधित है आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट को लेते हैं। क्या फर्स्ट अकेले आंसर देने के लिए सक्षम है क्या? तो आपने कहा कि दिव्या की मां, दिव्या की जो मां है, दिव्याज मदर, दिव्याज मदर, तो मां मतलब हमने यहां बना दिया इस प्रकार से, इसको माइनस लगा दिया, ये दिव्या की मां हो गई। दिव्याज मदर इज द सिस्टर ऑफ सालूज फादर, तो यहां पे सालू हो गई। ठीक है ना, सालूज फादर, ये हो गया सालू के पिता। ठीक है, अब देखो जो दिव्या की मां है वह सालू के पिता की बहन है, सालू के पिता की बहन है, अर्थात ये दोनों आपस में ब्रदर सिस्टर हैं। ये दोनों आपस में क्या हैं? ब्रदर सिस्टर, दोनों आपस में ब्रदर सिस्टर हैं। ठीक है ना, ब्रदर सिस्टर हैं। तो आप मुझे बताएं कि जो दिव्या की मां है वह सालू की आंट लगेगी, अर्थात बुआ लगेगी, और जो सालू के पिता हैं वह दिव्या के मामा लगेंगे, अर्थात मैटरनल अंकल लगेंगे। क्लियर है? तो अब यहां से पूछा कि दिव्या सालू से किस प्रकार संबंधित है, तो दिव्या सालू की कजिन सिस्टर लगेगी, कजिन लगेगी, कजिन। ठीक है ना, क्या लगेगी? कजिन लगेगी। ठीक है, तो दिव्या जो है सालू की कजन मतलब चचेरी बहन, या कह सकते हैं जैसे उसमें कहे तो फुफेरी बहन लगेगी। ठीक है, तो यहां पे आपका निकल के आएगा, फर्स्ट तो निकल आया। जरा सेकंड की चर्चा कर लेते हैं। क्या केवल सेकंड अकेले आंसर देने में सक्षम है क्या? तो सालू दिव्या, सालू जो है दिव्या के दादाजी। अब देखो दादाजी किस प्रकार से आप बनाएंगे? दिव्या के दादाजी, तो दिव्या के पिता के पिता, दिव्या के पिता के पिता, दिव्या के पिता के पिता। ठीक है ना, इस प्रकार से जरा बनाते हैं। दिव्या, ये दिव्या हो गई, दिव्या, दिव्या के पिता के पिता, ये कहलाएंगे सालू के ग्रैंडफादर। ठीक है ना, तो सालू दिव्या के दादाजी की इकलौती संतान। अब देखिए दिव्या के दादाजी की इकलौती संतान, ठीक है ना, दिव्याज ग्रैंडफादर ओनली चाइल्ड, तो ओनली चाइल्ड कौन हुए? दिव्या के पिता ही तो हुए, ओनली चाइल्ड। ठीक है ना, ओनली चाइल्ड कौन हुए? दिव्या के पिता ही तो हुए। ठीक है ना, तो सालू दिव्या के पिता के दादाजी की इकलौती संतान की बेटी है, अर्थात सालू भी जो है दिव्या की बहन ही तो है, क्योंकि सालू भी जो है आपके जो दिव्या के पिता उन्हीं की बेटी है। तो सालू और दिव्या दोनों आपस में सिस्टर हैं। तो सेकंड से क्या निकल के आएगा आपका? सिस्टर। फर्स्ट क्या निकल गया? कजिन सिस्टर। तो दोनों ही अपने आप में अलग अलग आंसर देने के लिए पर्याप्त हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा? आइदर आर, या तो आप पहले से निकाल लीजिए या तो आप दूसरे से निकाल लीजिए, दोनों से ही आपका आंसर आ जाएगा कि दिव्या का सालू से क्या रिलेशन है।
क्लियर? तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए। हाउ इज एम रिलेटेड टू एन? एम एन से किस प्रकार संबंधित है? पी हु हैज ओनली 2 किड्स एम एंड एन इज द मदर इन लॉ ऑफ क्यू हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एन। अब एक बात ध्यान रखिएगा, सिस्टर इन लॉ का मतलब हिंदी में साली भी होता है और भाभी भी होता है, ठीक है ना? तो वहां पर जिस चीज की जरूरत होगी उस चीज को हम वहां पर मान लेते हैं, ठीक है? अगर भाभी आ रहा है तो भी आप उसको सिस्टर इन लॉ बोलेंगे, और साली आ रहा तो भी उसको सिस्टर इन लॉ बोलेंगे इंग्लिश में, ठीक है? अब एक बात और ध्यान रखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा कि हाउ इज एम रिलेटेड टू एन? एम का रिलेशन एन से बताना है तो एम का जेंडर डिफाइन होना जरूरी है। एन का जेंडर क्या है आपसे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना? अब जरा देखिए, अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो सेकंड में क्या दिया है? आर द सिस्टर इन लॉ ऑफ एम इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एस हु हैज ओनली 2 किड्स एम एंड एन, ठीक है? एम एन से किस प्रकार संबंधित है? तो पहले में दिया है आपका पी जिसके केवल 2 बच्चे हैं एम और एन, तो पी हु हैज ओनली 2 किड्स एम एंड एन, तो आपने इस प्रकार से यहां बना दिया P हैज ओनली 2 किड्स M एंड N, तो यहां पे N हो गया, यहां पे M हो गया, ठीक है? अब देखिए क्या कह रहा है, Q की सास जो N की साली है, तो N की यहां पे भाभी लिख लो, साली नहीं भाभी, N की भाभी है, N की भाभी है, ठीक है ना? P जिसके केवल 2 बच्चे हैं M और N Q की सास है, तो देखो P जो है वह Q की सास है, ठीक है ना? P जो है वह Q की क्या है? सास है। इज द मदर इन लॉ ऑफ Q हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ N। अब देखो जो N की भाभी है, तो N की भाभी कौन है? Q है, क्योंकि जो हु वर्ड आता है अपने नजदीक वाले को डिफाइन करता है, तो हु के नजदीक में कौन सा ज्यादा है आपका? हु के नजदीक में Q है। देखो तो जो हु वर्ड आता है अपने नजदीक वाले को डिफाइन करता है, या ऐसा कहते हैं कि जो वर्ड आता है हमेशा अपने नजदीक वाले को डिफाइन करता है। तो यहां पर देखिए, अब आपके P के 2 ही बच्चे हैं N और M। P जो है वह Q की सास है, और जो Q है वो है आपके N की भाभी है। तो एक बात तो क्लियर है कि जो Q है उसकी शादी आपकी किससे हुई है? M से हुई है, और Q जब भाभी है N की, तो Q का जेंडर क्या होगा आपका? माइनस होगा। तो M का जेंडर क्या होगा आपका? प्लस होगा। और जब जो है और इस कंडीशन में जो है P जो है वह Q की क्या है? मदर इन लॉ है, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, ठीक है ना? तो मदर इन लॉ है जब भाई, तो या तो इसकी शादी N से हुई या तो शादी M से हुई। अब अगर आप सोचिए अगर N की वह साली होती तो फिर पत्नी कैसे हो पाती, ठीक है ना? तो यहां पर देखो चूंकि पत्नी की बहन ही तो साली लगती है, तो भाभी और साली दोनों के लिए जो है सिस्टर इन लॉ का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? तो यहां पर देखो, अब अगर मैं इसको M की पत्नी बना देता हूं तो देखिए बन जाएगा कि N की यह भाभी है और जो है P उसकी मदर इन लॉ है, ठीक है? तो M जब Q M की पत्नी है तो M उसका पति होगा। तो पहले स्टेटमेंट से M का जेंडर डिफाइन हो गया, और M निकल के आया N का क्या? ब्रदर। M निकल के आया N का ब्रदर, तो पहले से तो निकल आया। अब आपका जो पहला है वो अकेले आंसर देने के लिए पर्याप्त है। अब जरा सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है? आर M की सिस्टर इन लॉ। अब देखो सिस्टर इन लॉ मतलब हो गया भाभी, ठीक है ना? सिस्टर, चूंकि यहां पे हमें क्या लेना है? भाभी। और यहां पे S की बहू है, R S की बहू, जिसके केवल 2 बच्चे हैं M और N। तो देखो S के केवल 2 बच्चे हैं, S के केवल 2 बच्चे हैं, एक M है और दूसरा N है, ठीक है ना? जो R है वो M की सिस्टर इन लॉ है, मतलब जो R है वो किसकी पत्नी होगी? वो पत्नी होगी आपकी जो है N की, तो N जो है उसका पति होगा, और जो S है वो सिस्टर मदर इन लॉ है R की, ठीक है ना? सास है। अब देखिए यहां पर क्या M का जेंडर डिफाइन है क्या? क्या M का जेंडर डिफाइन है क्या? आपने कहा नहीं, यहां पे M का जेंडर डिफाइन नहीं है, और हमें M का जेंडर डिफाइन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछा कि हाउ इज M रिलेटेड टू N।
ठीक है ना। तो m का जेंडर डिफाइन होना जरूरी है। तो क्या दूसरे से m का जेंडर डिफाइन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए दूसरा जो है आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, केवल पहला आंसर देने के लिए अकेले ही पर्याप्त है। तो आंसर फर्स्ट सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट व्हाइल सेकंड अलोन इज नॉट सफिशिएंट। ठीक है, क्लियर है? तो समझ में आ रहा है किस प्रकार से आप बहुत आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं डेटा सफिशिएंसी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं। हाउ इज तान्या रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ? फर्स्ट है आपका मैन इन द फोटोग्राफ इज द ओनली सन ऑफ तान्यास ग्रैंडफादर। सेकेंड है द मैन इन द फोटोग्राफ हैज नो ब्रदर और सिस्टर्स एंड हिज फादर्स इज तान्यास ग्रैंडफादर। फोटोग्राफ में तान्या उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? पहला, तस्वीर में व्यक्ति तान्या के दादाजी का इकलौता पुत्र है। दूसरा, तस्वीर में दिख रहा है व्यक्ति का कोई भाई या बहन नहीं है और उसके पिता तान्या के दादा हैं, और उसके पिता तान्या के क्या हैं? दादा हैं। तो यहां पे देखिए, अगर मैं केवल फर्स्ट को लेता हूं, फर्स्ट में क्या? मैन इन द फोटोग्राफ इज द ओनली सन ऑफ तान्यास ग्रैंडफादर। तो आपने कहा तान्यास ग्रैंडफादर, ये तान्या हो गई, तान्या के ग्रैंडफादर मतलब ये पिता के पिता, यही तो ग्रैंडफादर होंगे। पिता के पिता ये है ग्रैंडफादर तान्या के। तो क्या कह रहा है? ओनली सन ऑफ ग्रैंडफादर। जो अब ये फोटोग्राफ में जो व्यक्ति है वह केवल एकमात्र पुत्र है, इकलौता पुत्र है किसका? तान्या के ग्रैंडफादर का। तो तान्या के ग्रैंडफादर का ओनली चाइल्ड, ओनली वन सन, ओनली वन सन कौन हुआ? तान्या के पिता ही तो हुए। ओनली वन सन कौन हुए? तान्या के पिता। तो पहले से तो निकल आया कि तान्या जो है हाउ इज तान्या रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ? तान्या उस व्यक्ति की डॉटर है, क्योंकि तान्या के वो पिता है तो वह उनकी डॉटर हो जाएगी। तो पहले से तो निकल आया। जरा सेकंड की बात करते हैं, क्या सेकंड भी आंसर देने के लिए पर्याप्त है? अकेले द मैन इन द फोटोग्राफ हैज नो ब्रदर और सिस्टर। जो आपका फोटोग्राफ में व्यक्ति है उसके कोई भाई बहन नहीं, मतलब वह अपने पिता की इकलौती संतान है। ठीक है ना। एंड हिज फादर इज तान्यास ग्रैंडफादर। अब देखो तान्या ग्रैंडफादर कौन है? तो आपने कहा तान्या ग्रैंडफादर कौन होंगे? उनके पिता के पिता, उनके पिता के पिता। और उसने यही तो कहा कि तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति का कोई भाई या बहन नहीं है, और उसके पिता, किसके? जो तस्वीर में, अब तस्वीर यही व्यक्ति तो है, उसके जो पिता हैं वह तान्या के ग्रैंडफादर हैं। तो तान्या के ग्रैंडफादर का इकलौता पुत्र। अब देखो, जब इनके कोई भाई बहन नहीं है तो आपका एक ही चाइल्ड तो हुआ, तान्या ग्रैंडफादर को कौन हुए? वो तान्या के पिता हुए। तो ये जो व्यक्ति है वो तान्या के क्या है? फादर। ये व्यक्ति तान्या के फादर है। तो यहां से भी निकल के आएगा आपका कि तान्या जो है उनकी क्या है? डॉटर है। तो दोनों के दोनों अलग अलग आंसर देने के लिए पर्याप्त हैं। आप केवल फर्स्ट से भी निकाल सकते हैं, आप केवल सेकंड से भी निकाल सकते हैं। तो आइदर और लगेगा, या तो पहला ले लीजिए या तो आप दूसरा स्टेटमेंट ले लीजिए। किसी एक को लेके आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। हाउ इज एफ रिलेटेड टू पी? एफ पी से किस प्रकार संबंधित है? पहला कह रहा है पी हैज टू सिस्टर्स एम एंड एन। पी की दो बहनें हैं एम और एन। दूसरा है एफ मदर इज सिस्टर ऑफ एम्स फादर। एफ की माता एम के पिता की बहन है। तो आपको बताना है कि जो है यहाँ पे जो एफ है वह पी से किस प्रकार संबंधित है। तो देखो, पहले में पी है, दूसरे में एफ है, तो अगर आंसर निकलेगा दोनों को मिला के ही निकलेगा। ठीक है ना, इतनी बात तो क्लियर। तो पहले में क्या कह रहा है कि पी हैज टू सिस्टर एम एंड एन। पी हैज टू सिस्टर एम एंड एन, हमने बना दिया पहले से। सेकंड में कह रहा है एफ्स मदर इज सिस्टर ऑफ एम्स फादर। एफ की माता एम के पिता की बहन है। जो एफ की माता है वो एम के पिता की बहन है। कौन? एफ की जो माँ है। एफ की जो माँ है वो जो है सिस्टर है किसकी? जो है सिस्टर है आपके एम के पिता की। तो जब ये सिस्टर है तो एम के पिता क्या लगेंगे?
तो आपने कहा एम के पिता इनके ब्रदर लगेंगे, एम के पिता इनके ब्रदर लगेंगे। तो यफ पी से किस प्रकार संबंधित है? तो यफ जो है पी की क्या लगेगी? कजिन लगेगी, ठीक है ना। अब देखो या तो अब यफ का जेंडर डिफाइन नहीं है, तो यफ या तो चचेरा भाई लगेगा पी का, या तो चचेरी बहन लगेगी। तो अब देखो यहां पर जो है इंग्लिश में एक ही वर्ड यूज होता है दोनों के लिए, कजिन। तो कजिन तो लगेगा ना, कजिन तो निकल आएगा ना कि एफ पी की कजिन है, इसलिए दोनों के दोनों मिल करके आंसर देने के लिए पर्याप्त हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे आंसर आपका ई हो जाएगा, यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? आपका ई हो जाएगा, ठीक है ना। जो यफ है वह पी की क्या लगेगी? कजिन लगेगी। क्लियर? क्योंकि भाई देखो एफ की जो माँ है वह एम के पिता की बहन, अर्थात जो एफ की माँ है वो पी एम और एन की आंट लगेगी, अर्थात बुआ लगेगी। और जो एम के पिता हैं वह उनके मैटरनल अंकल लगेंगे, किसके? एफ के, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर? तो आंसर जो है दोनों को मिला करके आंसर आपका निकल आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएं क्या आएगा। बी इज द ब्रदर ऑफ ए, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? बी ए का भाई है, ए बी से किस प्रकार संबंधित है? अब जरा क्वेश्चन के पहले डायग्राम को आप यहां पे बना लीजिए। बी ए का भाई, ये क्लियर दिया गया है, बी ए का भाई है। अब आपको बताना है कि ए बी से किस प्रकार संबंधित है। ए का जेंडर यदि डिफाइन हो जाए तो हम ए का संबंध बी से बता दें। अब जरा देखिए पहला क्या कह रहा है स्टेटमेंट, ए इज द सिस्टर ऑफ सी, ए सी की बहन है, ए सी की बहन है। पहले से तो निकल आया, पहले से तो निकल आया। सेकंड में जरा चलते हैं, तो ये तो पहले से दिया गया कि बी सिस्टर, बी ब्रदर ऑफ ए। सेकंड में क्या दिया गया है? ई इज द हस्बैंड ऑफ ए, ई ए का पति है। तो आपने कहा कि ई जब ए का पति है तो ए पत्नी हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपके पति पत्नी का ही एक ऐसा रिलेशन होता है ब्लड रिलेशन में जिसमें यदि किसी एक का जेंडर डिफाइन है तो दूसरे का जेंडर अपने आप डिफाइन हो जाता है। तो यहाँ पे जो है जब ई ए का पति है तो ए जो है वह ई की पत्नी हो जाएगी। तो यहाँ दूसरे से भी निकल आएगा, सिंगल दूसरे से भी निकल आएगा कि ए जो है वह बी की बहन है। यहाँ से भी निकल आएगा कि ए जो है वह बी की क्या है? सिस्टर है। और यहां से भी निकल आएगा कि जो ए है वह बी की क्या है? सिस्टर है। तो दोनों से अलग अलग निकल आएगा। तो यहां पे आइदर और लगेगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला या दूसरा पर्याप्त है। या तो आप पहले को लेके आंसर निकाल दीजिए तो दूसरे को लेके आंसर निकाल दीजिए, दोनों से अलग अलग आंसर निकल आएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताइए। हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई? एक्स वाई से किस प्रकार संबंधित है? तो पहला कह रहा है कि वाई सेज आई हैव ओनली वन ब्रदर। वाई कहता है कि मेरा केवल एक भाई है। एक्स सेज आई हैव ओनली वन सिस्टर। एक्स कहता है कि मेरी एक ही बहन है। अब आप एक चीज बताइए कि वाई कहता है मेरा केवल एक भाई है, और सेकंड है कि एक्स कहता है कि मेरी एक ही बहन है। तो अगर मैं अब यहां पे एक्स है, यहां पे वाई है, अगर मैं दोनों को लेके कोई डायग्राम भी बनाता हूं, या वाई कहता मेरा केवल एक भाई है, मेरा केवल एक भाई, वो कौन है मुझे पता नहीं है। सेकंड में वाई कहता है, एक्स कहता है मेरी केवल एक बहन है। तो यहां पर भी इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन का कोई क्लू ही नहीं दोनों में है, ठीक है। इसलिए दोनों को मिलाकर के भी आंसर आपका नहीं निकल पाएगा कि एक्स और वाई के बीच क्या रिलेशन है। तो दोनों भी पर्याप्त नहीं है, आंसर सी आएगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। दोनों मिलकर के भी आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।